हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं नरेशन की। इंग्लिश ग्रामर का ये लेक्चर नंबर 20 है। ठीक है, जैसा कि आपने अभी पीछे तक पढ़ा है, नरेशन में जो आपका सिंपल था खत्म हो गया और नेगेटिव इंटेरोगेटिव का वो भी मैंने करवा दिया था। वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसका अलग से करवाया था। डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स का सेपरेट था। देखो, आपको जरूरत थोड़ी सी प्रैक्टिस की है। आप रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आज जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ये भी नरेशन के रिगार्डिंग है। और ध्यान रखना है कि वैसे तो जो डब्ल्यूएच फैमिली से है वो अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी ठीक ठाक कंफ्यूज किया जाता है। पर यहाँ से जो आगे वाले टॉपिक है, जैसे आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस रहने वाले हैं, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है, लेट्स वाले हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज के लेक्चर को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और सुनिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कभी कभार यहाँ से कॉमन एरर भी डाली जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस चीज के साथ कौन सा बताया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। वैसे तो मैंने एक्टिव पैसिव में आपको बिल्कुल डिटेल करवाया है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, पर यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देती हूँ। आपको मैंने बताया था सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ डायरेक्ट ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, etc। ठीक है, आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें रिक्वेस्ट मिले, कमांड मिले, ऑर्डर मिले, एडवाइस हमें मिले, वो कौन से होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करें, मैंने पहले भी बताया था कि इनके पास सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट नहीं होता है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ स्टार्ट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक्टिव नरेशन की हम बात करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की। तो इसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपको दिख रहा होगा। आज का जो लेक्चर है नरेशन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के नरेशन को किस तरह से हमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट कन्वर्ट करना है। ठीक है, ध्यान रखना है कि अगर डायरेक्ट नरेशन या आप इसको डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या रहने वाली है? तो आपको पता है कि स्टार्टिंग में तो हम यूज करते हैं सेड का, पर मैं इसको आपकी आगे की फॉर्मेशन बता देती हूँ। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ स्टार्ट होते हैं। क्लियर है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहता है। जब हम इनको इनडायरेक्ट नरेशन में जब इनको कन्वर्ट किया जाता है तो इसके रूल्स है। जो आपका सेट टू किस में कन्वर्ट होना है? या तो ऑर्डर्ड में कन्वर्ट होगा, एडवाइज्ड आएगा, कमांडेड है बेटा, ये कमांडेड हो सकता है, रिक्वेस्टेड हो सकता है। सेट टू किस में चेंज रहेगा? ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, कमांडेड और रिक्वेस्टेड में। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे सेट टू है तब तो इनमें कन्वर्ट होगा। अगर यहाँ पे सेज टू है, से टू है, वही जो मैं पीछे से लेकर आपको पढ़ाते आ रही हूँ, तो यहाँ ध्यान रखना, अगर सेज टू SYS लिखा है, सेज टू, तो किस में कन्वर्ट होगा? ऑर्डर्स और एडवाइजेस, कमांड्स या फिर रिक्वेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे यही दिया जाता है मैक्सिमम। तो आपको ध्यान रखना है कि सेट टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इन चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम ऊपर वाले सेंटेंसेस में इसको कन्वर्ट कर रहे, या तो टोल्ड में कर रहे थे या आस्क्ड में कर रहे थे, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की हम बात करते हैं। और यहाँ से जो आपके इन्वर्टेड कॉमाज है, इन्वर्टेड कॉमाज, वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रेपोजिशन टू में। यहाँ पे जो कंजक्शन हम यूज कर रहे थे दैट,
इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट कंजक्शन यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या आना है, टू आना है। और जब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो टू प्लस B1 प्लस जो आपके पास ऑब्जेक्ट दिया होगा या अदर वर्ड दिए होंगे वही यहाँ पे भी यूज रहने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो रूल है वो है रिगार्डिंग टू द सिंपल सेंटेंस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस के सिंपल वाले सेंटेंस हो गए उनके रिगार्डिंग ये वाले रूल रहने वाले हैं। क्लियर है, ध्यान रखना है आपको। अब शुरू करते हैं नंबर 1 वाला कि किस तरह से ये चेंज होने हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, ए जेंटलमैन सेड टू रीता, said to Rita, shut the door। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको देखना है ये सेंटेंस कौन सा है, इंपेरेटिव है भी कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो शट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ये अदर वर्ड या जिनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं वो वाला है, तो सेंटेंस इंपेरेटिव है। यस, अगर आप मुझे बता सकते हो कि इसमें कहीं पे सब्जेक्ट आपको दिख रहा है तो बता सकते हैं। इतने वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कहीं भी नहीं है। जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है उसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। कब? जब वो या तो ऑर्डर दिखा रहा हो, रिक्वेस्ट, एडवाइस या फिर आपका कमांड दिखा रहा हो, उसको कौन सा इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे देखना है शट द डोर, इसमें प्लीज लगा है? नहीं लगा है। कोई एडवाइस है? नहीं है। रिक्वेस्ट भी नहीं है, कमांड भी नहीं है। ठीक है, तो इसको यहाँ से जो सेड टू को है वो हम चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि इसमें क्या दिया गया है। अगर मैं आपको बोलती हूँ शट द डोर तो मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ, तो यहाँ पे सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए जेंटलमैन ऑर्डर टू रीता, ऑर्डर्ड टू ने लिखना है, ऑर्डर्ड रीता। अब इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाना है, टू और एग्जैक्ट लिखो, शट द डोर। आपको ध्यान रखना है अगर कोई यहाँ पे पर्सन आता है तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स उसको आप चेंज कर देंगे। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखेंगे, माई मदर said to me, always speak the truth। क्लियर है। यहाँ पे देखना है आपने, माई मदर सेड टू मी, क्या आएगा? मेरी माँ ने मुझे कहा कि हमेशा सत्य बोलो। क्या कर रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं। यस, दी जा रही है। तो याद रखना है, माई मदर एडवाइस्ड मी। इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाना है, क्या लगेगा? टू। टू स्पीक द ट्रूथ। क्लियर है। यहाँ पे ऑलवेज नीचे ले आ भी सकते हैं, नहीं भी ले आ सकते हैं। ये जो ये होते हैं इनको एडवर्ब्स वगैरह कहते हैं। तो आपको एडवर्ब ऑफ मैनर इस टाइप से कुछ इनको कहा जाता है। तो ये नीचे कभी आता है कभी नहीं भी आता है, वहां पे एग्जाम्पल पे लिखा हो कभी नहीं लिखा हो, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लिखो कि ना लिखो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसका पड़ता है? जो आपके पास सेंटेंस दिए है उसको आपने किस वे पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं। She said to me, please lend me your नोटबुक। क्लियर है। अब यहाँ पे देखना है प्लीज लगा है, तो नेचुरल सी बात है, रिक्वेस्ट है, तो किस तरह से चेंज करेंगे? शी रिक्वेस्टेड मी टू। आपको ध्यान रखना है बेटा कि आपके पास जब भी डायरेक्ट स्पीच में प्लीज आया है, काइंडली आया है,
तो प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और इसको हम ना मानते हुए यहाँ से हम आगे का सेंटेंस चेंज करेंगे। क्या, शी रिक्वेस्टेड मी टू लेंड। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट पर्सन है, मी है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रूप में है तो शी का भी ऑब्जेक्टिव रूप बनाना होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो पर्सन को चेंज करने में। यहाँ पे जो आपके पास पर्सन रखा गया है इस वाले सेंटेंस में, जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, उसका इतना ध्यान रखना है आपको कि इसे चेंज किसके अकॉर्डिंग होना है। अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना है, अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार होना है, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज रहेगा, जो ऊपर होगा वही नीचे आएगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। क्लियर है? अब ठीक है, इतना तो हमें पता है कि इनके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ध्यान आपको इतना रखना है कि जो आपके पास यहाँ वाला पर्सन है इसको इग्नोर मार देना है, इसको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसकी फॉर्म कौन सी है, कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। मी की आपको दिख रही है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म के बाद आ रही ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। यहाँ पे जिस फॉर्म में है, फॉर्म आपको यहाँ से पर्सन यहाँ से उठाना है। जैसे शी है, अगर यहाँ पे आई होता तो शी को एग्जैक्ट ले जाना था। ध्यान ये रखना है कि प्रोनाउन वो आना है जो यहाँ से, जो यहाँ पे प्रोनाउन है वो आना है, या यहाँ पे है या यहाँ पे है। क्लियर है? प्रोनाउन वो जाना है आगे, पर फॉर्म का ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव फॉर्म में आना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आना है, पॉजेसिव फॉर्म में आना है। वो पता कहाँ से लगेगा, यहाँ से लगेगा बेटा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है ना, तो आपको मी में कंफ्यूज नहीं होना कि मी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी है तो मी को यहाँ रहने देती हूँ, नहीं, इसे चेंज होना है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी किसकी लगेगी, जो आपके पास सब्जेक्ट बना हुआ है, शी की यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी। तो लेंथ शी की क्या होती है, हर। क्लियर? अब देखो यूवर नोटबुक, यूवर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो इस यूवर को आपने इतना देखना है कि यूवर है प्लस नोटबुक है, ये यूवर प्लस नोटबुक आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये एडजेक्टिव के रूप में है क्योंकि इसके बाद नाउन यूज हुआ है। क्लियर है? अगर ये एडजेक्टिव है, इधर नाउन यूज हुआ है, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये चेंज होना है ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया होगा, ठीक है, चाहे आपके पास यहाँ पे आई होगा, मी होगा, माई होगा, यू होगा, हर होगा, हिम होगा, जो मर्जी होगा, उसकी आपने यहाँ पे पॉजेसिव फॉर्म रखनी है। किसकी? जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आपके पास दिया होगा, उसकी आपने यहाँ पे वो वाली फॉर्म रखनी है जो यहाँ पे दी गई है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे चाहे किसी फॉर्म में भी है, वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, पॉजेसिव है, किसी भी फॉर्म में है, यहाँ पे आपको उसकी पॉजेसिव फॉर्म रखनी है। किसकी? जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे यूर दिया गया है, यूर सेकंड पर्सन है, चेंज होना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी हमें यहाँ पे पॉजेसिव फॉर्म ले जानी है। अगर उसकी पॉजेसिव फॉर्म ले जानी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट के रूप में दिया होगा उसकी पॉजेसिव फॉर्म क्या होती है। मी ऑब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ है तो आपको पता है कि जो मी है उसकी पॉजेसिव फॉर्म माई होती है, आई, माई, मी। क्लियर? ठीक है। लेंड हर माई नोटबुक, क्या बना? शी रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हर माई नोटबुक। क्लियर है कि नहीं है? समझ आया कि नहीं आया? ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से इन्होंने चेंज होना है। अगर आपको एक बार देखना है तो हट जाती हूँ मैं बोर्ड के आगे से। रफ करते हैं कुछ एक एग्जाम्पल, इसी के मैं और लेती हूँ ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी। अब जो मैं एग्जाम्पल लेने वाली हूँ इसको ध्यान में रखते हुए पहले आपने खुद को इन्हें कन्वर्ट करना है और उसके बाद देखना है कि मैंने इनको कन्वर्ट किया है तो किस टाइप से कन्वर्ट किया है। My father
said to me, wait for me here. Clear? Second example, my brother said to me, help the poor. गलती से भी पुअर्स नहीं करना है. She said to me, stand up. My mother said to me, work hard for your एग्जाम. ये है बेटा इनका. एक बार आप रुक जाओ और फिर आप देखो कि किस तरह से कौन कौन सा सेंटेंस लिखे हैं. इनको खुद ही आप क्या करेंगे, आगे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. बिल्कुल इजी है. क्या लिखेंगे? माई फादर सेड टू मी वेट फॉर मी हेयर. क्या लिखेंगे? इसका क्या आएगा? माई फादर. अब यहाँ पे आप एडवाइस लिखो या कॉल्ड लिखो, जो मर्जी आपको लिखना है. माई फादर कॉल्ड मी टू एग्जैक्ट आएगा. वेट फॉर पर्सन है मी, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? माई फादर. अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नहीं देखना है. माई फादर का प्रोनाउन बनाना है. माई फादर का प्रोनाउन क्या बनेगा? ही बनेगा. अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना, ऑब्जेक्टिव, तो इसकी हमें क्या बनानी पड़ेगी? ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनानी पड़ेगी. वेट, वेट फॉर हिम. हेयर का क्या हो जाता है? याद है कि भूल गई? ये छोटी छोटी चीजें आपके मार्क्स काट जाएगी. इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास है माई ब्रदर सेड टू मी हेल्प द पुअर. गरीबों की सहायता करो, एडवाइस दी गई है. क्या लिखेंगे? माई ब्रदर, सॉरी, एडवाइस्ड मी टू हेल्प द पुअर. चेक करने की आपके कितने सही है और ठीक ठीक से मुझे बताना है कि कितने सही है कितने गलत. इतनी छोटी सी भी गलती हुई होगी ना आपसे, वो भी बताना, वो भी कट कर देना. उसमें मार्क्स काउंट ही नहीं करना जरा भी. ठीक है. शी सेड टू मी, शी, आगे देखो, स्टैंड अप एकदम बोला, ऑर्डर है. शी ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप. क्लियर? इसका माई मदर सेड टू मी वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम. एडवाइस है. माई मदर advised me to work hard for your है, सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होना है? ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. ऑब्जेक्ट में देखो क्या है? मी है, और यहाँ पे यूर है. ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये पॉजेसिव फॉर्म में है. इसकी हमने कौन सी बनानी है? पॉजेसिव फॉर्म. किसकी? मी की. पॉजेसिव फॉर्म क्या होती है? माई. ऐसा. ये देखो कितने इजी है, बिल्कुल इजी है. क्लियर है? ये ज्यादा टफ जरा भी नहीं है. ठीक है. इस तरह से आपको इन्हें चेंज करना है. अब एक आधा सेंटेंस में आपको दे देती हूँ, पर आपको देने से पहले आपको एक चीज बता देती हूँ थोड़ी सी. सेंटेंस में आपके पास कहीं पर सर या मैम दिया गया है. क्या दिया गया है? सर या मैडम. तो सर और मैडम को हम एग्जैक्ट नहीं लिखते हैं नीचे, उनकी जगह हम रिस्पेक्टफुली वर्ड यूज करते हैं. किस तरह से? जैसे हम लिखेंगे
she said to the principal, sir, please grant me leave for 3 days। दिख रहा है आपको? क्लियर है? याद रखना है, यहाँ पे आपके पास फिर से क्या होगा दिया हुआ? कोमा दिया होगा। अब आप किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में लेके जाएंगे? मैं बता रही ना कि अगर आपके पास कहीं पे डायरेक्ट स्पीच में सर या मैडम दिया गया है तो नीचे आप उसको नहीं ले सकते, सर और मैडम रिमूव हो जाता है। इसकी जगह हम यूज करते हैं एक वर्ड, क्या करते हैं? रिस्पेक्टफुली। और रिस्पेक्टफुली को आपने कहाँ यूज करना है? ध्यान से सुनना। इसे आप रिपोर्टिंग वर्ब का जब ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं उसके बाद आप रिस्पेक्टफुली यूज करते हैं। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे शी, क्या ये रिक्वेस्टेड कर रहे हैं ना? शी रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल रिस्पेक्टफुली। ये मैंने बोला है कि यहाँ पे प्लीज और काइंडली रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। रिस्पेक्टफुली टू ग्रांट मी नहीं आएगा यहाँ पे, ग्रांट मी है ना, और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये द प्रिंसिपल लगा है, द प्रिंसिपल की अगर फॉर्म बनाएंगे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, ग्रांट हिम लीव फॉर 3 days, ठीक है। अब बारी है आपके लिए होमवर्क देने की, तो एक तो इसी के रिगार्डिंग देती हूँ। शी said to her, मैडम प्लीज explain the passage again। क्लियर? और बाकी आपको देती हूँ एग्जाम्पल किसके रिगार्डिंग, जो आपने अभी पढ़े हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के रिगार्डिंग। My friend said to me, go to the doctor। और थर्ड एग्जाम्पल है, she said to the teacher, please allow me to go out। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ये बेटा आपके लिए होमवर्क है, ये आपने करना है। यहाँ से नीचे का आपके लिए होमवर्क है, और जिसको ज्यादा प्रॉब्लम लगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि मैं इसको डिफाइन तो कर दूं, कहीं आप ऐसे ही ना बैठे रहो, ठीक है। ये था आपका इंपेरेटिव सेंटेंस का सिंपल जो है उसका, ठीक है। अब मैं नेगेटिव करवाती हूँ, और नेगेटिव के लिए आंख भी कान भी सारा खोल के रखना है, क्योंकि इसका एक टाइप नहीं है। नेगेटिव वाला आपका 2-3 टाइप से चेंज होता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। और मैं बताती हूँ कि यहाँ से जो आपका लास्ट टाइम कमीशन हुआ था ना टीजीटी आर्ट्स का, उसमें क्वेश्चन आया था, पर आया था वो कॉमन एरर में आया था। कॉमन एरर में आपका
क्वेश्चन आया था इसके रिगार्डिंग, तो आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना है, ध्यान से। नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लियर? क्या है टॉपिक का नाम? नेगेटिव sentences of imperative sentences। जब imperative सेंटेंस का हम नेगेटिव करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच की अगर बात करेंगे तो आपको पता है ना, सबसे पहले डू नॉट दिया होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड दिया होता है जो भी आपके पास है। ठीक है, ये रहता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, मैं बोल रही हूँ मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके कंपेटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो स्कूल एग्जाम में भी पूछा जाता है, बट कॉम्पिटिटिव के लिए तो और भी ज्यादा है, क्योंकि स्कूल में जो हमने पढ़ा होता है आज तक वो रिमूव है, वॉश है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है इसे। जब आप इसको इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच में कन्वर्ट करते हो तो इसके अलग अलग रूल्स दिए गए होते हैं। क्या है? अलग अलग रूल्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे सेड टू की हम बात करेंगे। सेड टू, तो ये भी आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप से चेंज होता है। एक तो वही जो आपने, अगर सिंपल तरीके से हम इसको चेंज करते हैं, सिंपल तरीके से कैसे, जब हम यहाँ पे टू का यूज कर लेते हैं, टू का नहीं, जब हम लिख लेते हैं शी ऑर्डर्ड मी, ठीक है, शी ऑर्डर्ड मी, इसके बाद आपके पास टू नहीं आता है, पहले पहले नॉट आता है, नॉट टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है और ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर है? ध्यान रखना है। और सेड टू की यहाँ पे बात करेंगे तो मैं बता रही कि ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड, कमांडेड, इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। कब इसमें कन्वर्ट होता है? जब हम इसको सिंपली चेंज कर देते हैं। सिंपली कैसे? नॉट टू, इनके बाद आपका टू नहीं आएगा। अभी जो इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए है वो ऑर्डर्ड के बाद जब हम ये पूरा कर लेते थे ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद टू प्रपोजिशन का यूज कर रही थी, यहाँ पे टू नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? पहले नॉट, उसके बाद हमें क्या लिखना है? टू लिखना है। नंबर एक तरीका ये है। नंबर दो की बात करेंगे। नंबर दो में आपके पास तीन वर्ड लिखवाती हूँ मैं, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है तीन वर्ड आपके लिए। कौन कौन से हैं? एक तो प्रोहिबिट है, एक फोरबिड है, और एक आपका प्रीवेंट। क्लियर है? ये तीन वर्ड है आपके पास। प्रोहिबिट का मतलब होता है निषेध। क्या होता है? निषेध। और निषेध भी बोले तो मनाही ही होती है। फोरबिड का मतलब मनाही होता है, और प्रिवेंट का मतलब रोकना होता है। किसी चीज को काम करने के लिए निषेध करना, किसी काम को करने के लिए मना करना, किसी काम को करने के लिए रोकना। इन तीनों के जो मीनिंग है वो एक ही है, पर यूज जो इनके है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से है। सबसे पहली बात है कि जब आप इनको सेड टू की जगह यूज करते हैं, किसकी जगह? सेड टू की जगह। जब आप लिखेंगे जैसे शी सेड टू मी, लिखेंगे शी प्रोहिबिटेड मी। क्लियर है? अगर सेड टू है तो कन्वर्ट किस में होगा? प्रोहिबिटेड में। सेड टू फोरबिड, एक मिनट आपको लिखाती हूँ। ये थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। फोरबिड, फोरबिड और फोरबिडन।
ये थर्ड फॉर्म होती है, बाकी तो ईडी ईडी वाली है, ये वाली ऐसी है जो अलग है, ठीक है। तो इसकी जब जब सेड टू को आप चेंज करेंगे, इसको सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा, क्लियर है। इसका प्रोहिबिटेड हो जाता है, इसका फॉरवर्ड हो जाता है और इसका प्रिवेंटेड हो जाता है, क्लियर है। आपको ये ध्यान रखना है, ये इसकी थर्ड फॉर्म है, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये तीनों आपको आनी चाहिए। अब ये वाले तीनों के तीनों ऐसे वर्ड है जो क्या दिखाते हैं, किसी चीज की मनाही दिखाते हैं या रोकथाम दिखाते हैं। मैं थोड़ा गलत नहीं है, आपने मिटाना है इसको। प्रोहिबिट और प्रिवेंट, जो प्रोहिबिट और प्रिवेंट है, ये दोनों अपने बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेते हैं। क्या लेते हैं? फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेते हैं। कौन सी लेते हैं? फिक्स्ड प्रेपोजिशन फ्रॉम। समझ में आया? फिक्स्ड प्रेपोजिशन कौन सी लेंगे? फ्रॉम। जैसे क्या लिखेंगे? शी प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम, ठीक है। और फ्रॉम के बाद प्लस आपके पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का तो पता है ना, बताया है आपको, B1 प्लस ING, इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। कहा? जहां पे आप या तो प्रोहिबिट का यूज करें या प्रिवेंट का यूज करें, ठीक है। यहाँ पे फॉरवर्ड की बात करते हैं, FORE, फॉरबिड। जो फॉरबिड है ये अपने बाद प्रेपोजिशन कौन सी लेता है? टू लेता है। समझ में आया कि नहीं? फॉरबिड अपने बाद टू लेगा और प्रोहिबिट और प्रिवेंट अपने बाद प्रेपोजिशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेता है जिसका नाम है फ्रॉम। तो यहाँ पे जब फ्रॉम लग जाता है तो आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है? फोर्थ फॉर्म हो जाती है। और यहाँ पे जब टू है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है और बाद में जो आपका ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है, उनको आपने यूज करना है। अगर वो कोई प्रोनाउन यूज हुआ है तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स चेंज दिस या दैट प्रोनाउन। क्लियर है कि नहीं है? तो आपको मैं फिर से बताती हूँ, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इसका। जब नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है इम्पेरेटिव का नेगेटिव बनता है डू नॉट से, ठीक है। डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो सेड टू आगे चेंज आपका उसी तरह हो जाता है जैसे सिंपल इम्पेरेटिव सेंटेंस में हुआ था। ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, या फिर आपका एडवाइज्ड में, कमांडेड में, इनमें ये चेंज हो जाता है, ठीक है, चेंज हो गया। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए हम टू प्रेपोजिशन का यूज कर रहे थे तो उसका यूज नहीं होता है। यहाँ पे जो डू नॉट है वो चेंज किस में हो जाता है? नॉट टू में चेंज हो जाता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करने के बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक तरीका तो इसका ये है बनाने का और दूसरे वाला तरीका ये है, इस तरह से भी नेगेटिव के बनते हैं। समझ आया कैसे बनेंगे? तीन चीजें आपके पास दी हुई है, एक तो प्रोहिबिट है, एक प्रिवेंट है, एक फॉरबिड है आपके पास में। क्लियर है कि नहीं? अब इन तीनों का मतलब ऑलरेडी नेगेटिव होता है। क्या होता है? ऑलरेडी नेगेटिव। ये तीनों के तीनों वर्ड कैसे हैं? नेगेटिव। आपको दिख रहा होगा, किसी का निषेध है, किसी का मना करना है, किसी का रोकना है तो ये कि किसी काम को ना करने के लिए कहे ना, बात तो ऑल ओवर ये है। तो बात ये है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपके ये तीनों वर्ड है, ये कैसे वर्ड है? नेगेटिव वर्ड। कैसे है? नेगेटिव वर्ड। अगर ये खुद में नेगेटिव वर्ड है तो क्या हम इनके बाद नॉट का यूज करेंगे? नहीं। ये तीनों की तीनों नेगेटिव वर्ब है, नेगेटिव वर्ब है, तो इनके बाद कभी भी नॉट का यूज नहीं करते हैं जहां तक इनका इंप्रेशन होता है, जहां तक इनका प्रभाव होता है सेंटेंस में। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट, जब तो खत्म हो जाए इसके वाला सेंटेंस तो दूसरे वाले सेंटेंस में आप जो मर्जी करें, डजेंट मैटर। बट जब आप इन चीजों का यूज कर रहे हैं तो जिस सेंटेंस में ये तीनों यूज हो रहे हैं उस सेंटेंस में कहीं भी नॉट का यूज नहीं होना चाहिए। और लास्ट टाइम जो कमीशन हुआ है TGT आर्ट्स का,
उसमें ये नॉट का यूज किया गया था, तो एरर कौन से पार्ट में थी? जिस पार्ट में इनके बाद नॉट का यूज किया गया था वही एरर पार्ट भी था। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखने के लिए स्पेस कम है, तो इन सभी वर्ड के बाद आप क्या लिखेंगे? वी डू नॉट यूज एनी, लिखो एनी नेगेटिव वर्ड आफ्टर ऑल दीज वर्ड्स। समझ आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल के थ्रू और ज्यादा समझेंगे। क्लियर है इतना? आप इसको एक बार देखना चाहते हैं? मैं हट जाती हूँ सामने से। चलो, अब आपने ये अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। देखो, पहले आपको ये नोटबुक में लिखना है, उसके बाद एग्जाम्पल आपके समझ आएगी, क्योंकि यहाँ से तो मुझे रफ करना पड़ेगा, बोर्ड छोटा है ना, मैनेज कर लेना। अब ध्यान रखना, सेंटेंस को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? मदर said to me, do not play with dogs। नेगेटिव सेंटेंस है ना बेटे, दिख रहा है ना आपको? इंपेरेटिव का नेगेटिव है, डू नॉट है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है। सेंटेंस आपके पास एक है, और इस एक सेंटेंस को आगे मैं सारे इसमें डिवाइड करके बताती हूँ, एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि किस किस तरह से ये होगा। अब सबसे पहले हम ये वो ले लेते हैं जो सिंपल वाला सेंटेंस था हमारे पास, जिसके थ्रू सिंपल में जाना था। तो क्या लिखेंगे? मदर क्या कर रहे हैं? हमें एडवाइस कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? मदर एडवाइस्ड मी। अब बोला था ना, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए आप टू का यूज नहीं करेंगे, किसका करेंगे? नॉट टू। ठीक है, बाकी एज इट इज आएगा। प्ले विद डॉग्स। क्लियर है? नंबर एक टाइप से आप इस तरह से इसको चेंज करेंगे। दूसरा आएगा आपके पास, मदर प्रोहिबिट से बना देते हैं पहले। यहाँ पे प्रो सेट टू है ना, तो आगे सेकंड फॉर्म आएगी प्रोहिबिटेड। मदर प्रोहिबिटेड मी। प्रोहिबिटेड के बाद प्रपोजिशन कौन सी लेते हैं? यहाँ पे नॉट का यूज तो कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे प्रोहिबिट दिया गया, ये वर्ड आ गया है, तो नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड का यूज आप नहीं करेंगे। प्रोहिबिट में, और प्रोहिबिट के बाद फिक्स प्रपोजिशन लिखा है आपको, पीछे आप देखेंगे तो कौन सी आती है? प्रोहिबिट मी फ्रॉम। और फ्रॉम के बाद बोला है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। फ्रॉम, तो प्लेइंग विद डॉग्स, ये आपका चेंज हो गया दूसरे टाइप्स। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट हम बात करेंगे मदर प्रिवेंटेड मी। प्रिवेंटेड के साथ भी फ्रॉम थी ना, ध्यान रखना, पीछे देखना। प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, इसके साथ भी सेम आता है, प्लेइंग विद डॉग्स। अब कौन सी बच्ची? मदर फोरबिड। याद रखना, ये फोरबिड सेकंड फॉर्म आएगी। फोरबिड फर्स्ट थी, फोरबिड सेकंड थी, फोरबिडन थर्ड हो जाती है। फोरबिड मी। अब फोरबिड, ये फोरबिड आया है, प्रपोजिशन कौन सी लेगा? टू। फोरबिड मी टू
आगे क्या था, लिखो यहां से, प्ले विद डॉग। बताओ समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल इजी सा है, अगर आप इसकी 3-4 सेंटेंस आप कर लेंगे ना एक्सप्लेन, मैं बता रही कि आपको प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं। कोई सा भी एग्जाम दे दो, कोई सी भी आपके पास कॉमन एरर में आ जाए, किसी टाइप का भी आ जाए, चेंज करने के लिए आ जाए, आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले वाला देखो, मदर एडवाइज मी नॉट टू प्ले विद डॉग्स। मदर ने मुझे डॉग के साथ खेलने से मना किया है, इसका मतलब यही है ना। यहाँ देखो, मदर प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम प्लेइंग विद डॉग, कि मेरी माँ मुझे कुत्तों के साथ खेलने से मना करती है, बिल्कुल निषेध है कि नहीं खेलना है। मदर प्रिवेंटेड मी, मेरी माँ मुझे कुत्तों के साथ खेलने से रोकती है। रोकती है तो नेगेटिव वर्ड ऑलरेडी है। नेक्स्ट है, मदर फोरबिड मी टू प्ले विद डॉग्स, कि माँ मुझे कुत्तों के साथ नहीं खेलने देती है, ये भी सेम चीज है। अब ध्यान क्या रखना है आपको, यहाँ पे क्या दिया जाएगा, मदर प्रिवेंटेड मी नॉट टू प्ले विद द डॉग्स। क्लियर? ऐसे भी दिया जा सकता है, मदर फोरबिड मी नॉट टू प्ले। तो क्या यहाँ पे नॉट आएगा? एरर है ना बेटा, एरर वाला सेक्शन है ना वहां। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। जो बताया गया है, बताने के बावजूद भी आप गलती करो तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है? ये वाला सभी को समझ आ गया? एक आधा सेंटेंस में आपको और क्लियर करके बताती हूँ, उसके बाद आप खुद का खुद कर लेना, ठीक है? शी सेड टू मी, खुद भी चेंज करते जाना मेरे ही साथ। शी सेड टू मी डू नॉट टच द शार्प थिंग्स। क्लियर? ये आपका नेगेटिव है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का डू नॉट दिया गया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, उसके बाद आपका अदर वर्ड्स रहता है। पहले वही बनाएंगे जो जिस तरह से परे की सीक्वेंस में बनाया था, पहले सिंपल वाला बनाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे भी क्या है, एडवाइस दी गई आपको, क्या लिखेंगे, शी एडवाइज्ड मी नॉट टू टच द शार्प थिंग्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना बिल्कुल इजी। दूसरे टाइप से बनाएंगे, शी, ऊपर ले जाते हैं थोड़ा सा, शी प्रोहिबिटेड मी, प्रोहिबिटेड है preposition from touching the sharp things। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट लिखेंगे, शी prevented me from touching the sharp things। क्लियर है? नेक्स्ट, शी, नेक्स्ट कौन सी वर्ड थी, फोरबिड, शी फोरबिड मी टू, क्या है, टच द शार्प थिंग्स। क्लियर? ये थे आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इनका नेगेटिव था, सर और मैडम वाला बताया, काइंडली और प्लीज रिमूव हो जाते हैं ये बताया, नेगेटिव इसका कितने तरीके से बनता है ये वाला बताया। अब 3-4 सेंटेंस आपको नेगेटिव के दे देती हूँ और इनको आगे आपने चेंज करना है। क्लियर है? और चारों के चारों फॉर्मेट में चेंज करना है जैसे मैंने किया है।
पापा सेड टू मी, डू नॉट गो आउट। सेकंड एग्जाम्पल है शी सेड टू मी, डू नॉट टॉक विद हर। क्लियर है? 3। मदर सेड टू मी, डू नॉट स्टॉप द काउ। क्लियर? फोर्थ एग्जाम्पल लिखेंगे टीचर said to us, do not make a noise in the class. Fifth, doctor said to him, do not sit in the sun. इतने भी आप कर लेंगे ना, 5 सेंटेंस है और 5 के 4 में आगे आप कन्वर्ट कर देंगे। मैं बता रही आपकी ऑलरेडी जो नरेशन है वो सुधर जाएगी। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस के नेगेटिव बनाने में तो कभी आपको प्रॉब्लम होगा भी नहीं। क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, आज के लिए काफी है। और यहाँ से जो मैं बता रही आपके बाद जो सारे के सारे नरेशन के टॉपिक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। कल हम लेट वाला करेंगे, ठीक है, और ऑप्टेटिव देखते हैं, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देखते हैं और उसके बाद मिससेलेनियस देखते हैं, जो थोड़े से इंपॉर्टेंट रहते हैं उनको भी करेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपके ये वाला भी और आगे आने वाले भी सारे के सारे देखो इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, स्टार्टिंग से लेकर है। स्टार्टिंग से आपने नहीं पढ़ा है तो आगे समझ भी आपको नहीं आएगा। क्लियर है? पर अगर आपको पहले का आता है, स्टार्टिंग का आपको आता है, तो जो ये नेक्स्ट वाले टॉपिक है कहीं ना कहीं हर एक जगह आपको नई बात देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं नया रूल आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो काफी है आज की क्लास के लिए, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और इसको में भी आप स्टडी अच्छी कर रहे होंगे, जितना आपको होमवर्क मिलता है वो आप प्रॉपरली कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर यू ऑल, योरसेल्फ, बाय बाय।